नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और आज योगी सरकार ने अपना इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। करीब करीब 26,700 करोड़ से भी अधिक का ये बजट पेश किया गया। इसमें विकास कार्यों के अलावा किसानों, बिजली के लिए और साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। यानी सभी सेक्टर्स का ध्यान रखते हुए आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से समाजवादी पार्टी के नेता और खासतौर से अखिलेश यादव की भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए गए। डेंगू से हो रही मौतों और डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा कि आखिर सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि उसने अब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद बिजली में सुधार के लिए क्या किया, कितने नए उपकेंद्र खुले। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि जहां तक विकास कार्य छोड़ के वो गए थे उसके आगे कुछ भी काम नहीं हुआ। जवाब में ब्रजेश पाठक भी खड़े हो गए और अपनी सरकार का बचाव करते हुए वो अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए और इस दौरान जबरदस्त तकरार देखने को मिली। तो एक तरफ विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी, अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा था। तमाम विकास कार्यों के लिए, किसानों के लिए, खासतौर से गन्ना किसानों के लिए, बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रावधान की जा रहे थे। उनके लिए बजट की व्यवस्था की जा रही थी ताकि जो विकास कार्य है वो आगे बढ़ सके। लेकिन इस दौरान जो हंगामे की तस्वीर देखने को मिली वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली थी। आइए आपको भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की नजर आ रही हैं। हमारी स्क्रीन पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, वो बिजली विभाग की व्यवस्था के बारे में बता रहे थे। और इस दौरान ही ये कह सकते हैं कि एक तरीके से तकरार शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सदन में खड़े हुए और एक के बाद एक लगातार कई आरोप उन्होंने सरकार पर जड़ दिए। बचाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खड़े हुए। इस दौरान जबरदस्त तकरार तू मैं हो गई। अखिलेश यादव लगातार हमलावर थे सरकार के खिलाफ और जवाब में बचाव के लिए खड़े हो गए थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री का भी संबोधन हुआ। तो चलिए जो आज का अनुपूरक बजट था उस पर चर्चा करते हैं। किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे और खासतौर से धार्मिक क्षेत्र के लिए भी सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया। खासतौर से उसके केंद्र में अयोध्या है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और एक भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाएगा। अनुष्ठान का कार्यक्रम मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाएगा, उसके बाद लगातार जारी रहेगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी करीब करीब तकरीबन 2 महीने तक ये कार्यक्रम आगे चलेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय चौधरी जी, उस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी भी आज इस चर्चा में हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर जी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा रोहित अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं और प्रमोद गोस्वामी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे आज का जो अनुपूरक बजट पेश हुआ। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। संजय चौधरी जी भी जल्दी हमें ज्वाइन कर लेंगे। दीपक रंजन जी के पास चलते हैं। दीपक रंजन जी, आज का सदन में बड़ा हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक रूप से नजर आ रही थी और जिस तरीके की तकरार देखने को मिली उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव जनता की आवाज उठाती रही है और जब जब जनता के ऊपर अत्याचार जुर्म जाती हुई है समाजवादी पार्टी निरंतर आगे रही। आज अभी अनुपूरक बजट पेश कर रहे थे, अभी पुराना बजट ये खर्च नहीं कर पाए और आनंद फानन में जो अनुपूरक बजट पेश करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की सेवाएं किस तरीके से लचर हो चुकी हैं। अरे आप
देश दुनिया की बात छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद हैं, वो अपने बेटे को इलाज के अभाव में उनके बेटे ने दम तोड़ दिया, उनके नौजवान बेटे ने दम तोड़ दिया। वो बेचारे इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से इस वार्ड। जबकि मैं समझता हूं कि संजय गांधी SGPGI जो है वो यूपी का वन ऑफ द बेस्ट जो है चिकित्सा से संबंधित विभाग है वो। लेकिन वहां पर जब वो उनको उपचार नहीं मिल पा रहा है, जब एक सांसद के बेटे को मानव जी उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। ये ना स्वास्थ्य की दिशा में, ना बिजली की दिशा में, ना शिक्षा की दिशा में, आप बहुत दूर मत जाइए। मैं तो पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद अभी आए नहीं है, बाद में आएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। सिर्फ लखनऊ में इन्होंने कौन से अपने उत्तर प्रदेश के फंड से कौन सा विकास का काम कर दिया बताने का काम करेंगे? आज जो भी विकास के काम हो रहे हैं, चाहे फ्लाईओवर बन रहा है, चाहे किसान पथ बन रहा है, चाहे आउटर रिंग रोड बन रहा है, वो केंद्र सरकार की, हमें समझते नितिन गडकरी जी के विभाग से बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कौन सा लखनऊ में अस्पताल लगाने का काम किया? कौन सा इन्होंने शिक्षा संस्थान यहाँ पे लखनऊ में बनाने का काम किया? कौन सा कारखाना इन्होंने लगाने का काम किया? आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर हो चुकी हैं और जनता जिनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात पर बात करना चाहती है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र की पूरी तरीके से ये हत्या करना चाहते हैं और आज आप फ्लाई कार्ड लेकर के जनता की आवाज आप नहीं उठा सकते। अरे हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने तो अपने कुर्ते ऊपर जनता की जो है आवाज लिख करके लेकर के आए, तो क्या लोगों का कपड़ा भी उतरवा देंगे? ये लोगों को क्या निवस्त्र होकर के सत्य में बुलाने का काम करेंगे ये? तो देखिए, लोकतंत्र की जिस तरीके से ये आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी निश्चित हमेशा जनता की आवाज उठाती रही है और सड़क से लेकर के सदन तक सदैव जनता की आवाज उठाती रहेगी। अच्छा, बिजली के क्षेत्र में आप देख लीजिए, आज बिजली के क्षेत्र में चारों तरफ जो है आदमी हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों का तो ये हाल है मानस जी कि अस्पतालों में मोमबत्ती जला करके मोबाइल के सारे जो है ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। गर्मी में जो है, अभी गर्मी बीती है, अभी हम समझते हैं महीने भर पहले भीषण गर्मी थी, लोग जो है, जो मरीज वहां पे एडमिट थे, उनका बुरा हाल था। वो अपनी बीमारी से कम और गर्मी से ज्यादा बेहाल हो रहे थे। लोग ऑपरेशन लोगों का नहीं हो पा रहा था, लोगों का ऑपरेशन टल रहा था, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। संजय चौधरी जी आ गए हैं, उनसे सवाल पूछ ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, आज विधानसभा में सरकार ने 26,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। आपने देखा विपक्ष में जबरदस्त हंगामा किया, आपसे विकास कार्यों को लेकर के सवाल जवाब कर रहे थे। देखा आपने कैसे डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए और अखिलेश यादव कह रहे थे कि जब आप अपने विभाग को संभाल नहीं पा रहे, स्वास्थ्य आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बिजली विभाग की, किसानों को बिजली मिल कहाँ रही है, कहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्या एक भी पावर हाउस लगाया? तो बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए जिसका जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब देने के लिए अगर इस चर्चा में मैं उपस्थित हूं, मैं एक एक चीज का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जैसे बिजली की आपूर्ति की बात होती है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, गांव में जाइए, शहर में जाइए, कस्बे में जाइए, चौपाल पर जाइए, आज समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था की बेहतर आपूर्ति हो रही। देखिए, जब भाजपा की सरकार आई, उसी समय केंद्र एक योजना लेकर आई जिसमें एलईडी बल्ब्स लगाए गए। आपको जानकर खुशी होगी कि इस लखनऊ नगर निगम में एलडीए का बिजली का बिल हाफ हुआ। क्यों? क्योंकि जो 100 वाट का बल्ब लगता था, आज 8 वाट का बल्ब लगाकर बिजली उससे ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब है कि 100 वाट के बल्ब में ही हम कम से कम 12 बल्ब लगाकर प्रकाश दे पा रहे हैं। हमने संस्थाओं की संरचना में आधारभूत परिवर्तन किया। उत्तर प्रदेश आज देश में तीसरे नंबर पर है सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सोलर सिटी घोषित हो चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन बढ़कर मिल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक सरप्लस स्टेट हैं और देश के अंदर उसका एक पूरी की पूरी संरचना है। कोई भी दूसरे स्टेट से कम लागत पर ही विद्युत उपलब्ध उसको हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर विद्युत की आपूर्ति हो रही है।
ये हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर चौपाल में देखी जा रही है। तो मुझको लगता है कि इसमें ये बात कहना कि नई नई बनी तो आपने कहां से लाई, मुझे लगता है कि ये समझेंगे मेरे मित्र दीपक रंजन जी तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और ये अपने घर में भी निश्चित रूप से एलईडी बल्ब लगाए होंगे, सभी लोग लगा रहे हैं। तो उससे निश्चित रूप से कम वॉट्स में ज्यादा बिजली मिल पा रही है। ये पूरी संरचना में परिवर्तन हुआ है। और सोलर लगते हुए आप उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में रह रहे हैं, ये देखेंगे कि लोग अपने बिजली का प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, और खुद करने के आधार पर लोग, जो हमारे पास बिजली है वो सरप्लस होती जा रही। तो मुझे लगता है कि इसको इस तथ्यों के आधार पर समझा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में मेडिकल के फील्ड में भी नए बनने वाले मेडिकल कॉलेज इस आधार पर समझिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेडिकल में एमबीबीएस की सीट्स कितनी थी? मुझे लगता है कि दीपक रंजन भाई 3000 से कम एमबीबीएस की सीट थी। आज लगभग 9000 की एमबीबीएस की सीट उत्तर प्रदेश में है। इनकी ये अलॉट होती है, ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, क्योंकि एमबीबीएस वहीं से हो सकता है जहां मेडिकल कॉलेजेस होंगे। बिना मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिल सकती। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश में अच्छी बढ़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था मुझको लगता है कि निश्चित रूप से सामने आ रही है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आयुष्मान कार्ड लेने वालों की संख्या बढ़ी है तो उनका उपचार भी बढ़ा है। तो ये तथ्यों के आधार पर राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय अगर समाजवादी पार्टी तथ्यों पर बात करेगी और विरोध करने की रस्म अगर केवल तब निभाएगी जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र होगा, तो ये राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन तथ्यात्मक बहस नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का बजट साइज लास्ट 5 ईयर में जस्ट डबल हुआ है। अगर अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ता रेवेन्यू ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का बजट साइज बढ़ा है, ये सबने देखा है। तो ये उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए स्वरूप की कहानी है। मुझे लगता है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस स्वीकारता के आधार पर अगर कोई बेहतर तर्क होगा तो समाजवादी पार्टी देगी, निश्चित रूप से उसे स्वीकार किया। उमाशंकर जी, आज जो चर्चा हुई आपने भी देखा विधानसभा में, चर्चा होते होते हुए बहसबाजी में बदल गया, तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई। सरकार सभी सेक्टर में बजट के लिए प्रावधान कर रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने देखा कि वहां पर हर बार की तरह तीखी बहसबाजी हो गई, ना सरकार को जवाब देने का कोई मौका मिल पाया। हालांकि आखिर में आज सरकार, मुख्यमंत्री का संबोधन जरूर हुआ, लेकिन अगर बेहतर ढंग से चर्चा करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। जिस तरीके से हर बार हम देखते कि हंगामे की भीड़ चढ़ जाता सदन, आज भी वही देखने को मिला, वही परिपाटी। सुबह से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर पहुंच गए, वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तो क्या मन बना के आए थे कि सरकार कुछ भी काम करे, अच्छा करे, बुरा करे, हमको सिर्फ हंगामा ही करना है? मनोज जी, मैं जवाब देता हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है मनोज जी? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है। मनोज जी देखिए, ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। इसमें देश की किसी जनता को अब जरा भी संशय नहीं रह गया है। संजय चौधरी जी कह रहे हैं बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, इनके बजट की सच्चाई समझिए। पिछली बार 2022-23 में इन्होंने 615 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था और उसमें से महज 60 से 70% बजट ये खर्च कर पाए थे। यानी कि वास्तविक बजट फिर कितने का हुआ? अगर इन्होंने 60-70% बजट ही खर्च किया 2022-23 में, तो यानी कि वो बजट में कैलकुलेशन कर रहा था 430 लाख करोड़ का हुआ। ये बजट तो पहले भी प्रस्तुत होते थे। यानी कि ये जो ज्यादा बजट दिखाया गया, इनके पास पैसे ही नहीं थे। मैं तो यही कहूंगा सीधे तौर पर। ये हेल्थ और तमाम बिजली व्यवस्था की मैं बात कर लेता हूं। पिछली बजट में 54,420 करोड़ रुपए, मानस जी 54,420 करोड़ रुपए बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने ऐलान किया था। उसमें महज 32,893 करोड़ रुपए खर्च हुए, बाकी पैसे खर्च ही नहीं। तो बिजली व्यवस्था आपने सुधारा कैसे? और ये कह रहे हैं कि हमने बिजली सरप्लस में रह रही है।
इसकी हकीकत समझिए। मैं संजय चौधरी जी को पूरी चुनौती से कह रहा हूं, डिबेट में बैठे हैं, बता के जाए कि इन्होंने कहां कहां पर पावर हाउस उत्तर प्रदेश में लगाए जिससे उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा और बिजली सरप्लस में आ गई। मैं इसका हकीकत बता देता हूं। बिजली खरीदी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और खरीदी जा रही है महंगे दामों में। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में इसलिए है क्योंकि बिजली खरीदी जा रही है प्राइवेट कंपनियों से, वो जनता को महंगे दामों पर दी जा रही है, उसमें व्यापारियों की जेब में कम पैसा जा रहा है और भाजपा के कुछ नेताओं के जेब में कमीशन आ रहा है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की बिजली की। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया होता, पावर हाउस लगाए होते, तो सस्ते दामों में उत्तर प्रदेश में ही बिजली का उत्पादन होता और जनता को 5 रुपए में, 4 रुपए में जो हम देते थे, जो पूर्ववर्ती सरकार देती थी, उतने में इनको उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली मिलती। आज उत्तर प्रदेश की जनता को 8.5 रुपए, 9 रुपए यूनिट तक बिजली पड़ रही है, जो हमारी सरकार में और हमारी सरकार में तो 2.5 रुपए यूनिट थी। सपा की सरकार इसके पहले थी 4.5 रुपए के आसपास पड़ती थी। हमने गांव में, मानस जी, इस गणित को समझिए, जब कांग्रेस की सरकार थी हमने आंकड़े देखे हैं, गांव में मुश्किल से 90 रुपए प्रति महीने का फिक्स्ड चार्ज होता था। जब सपा और बसपा की सरकारें थी तो करीब 150 रुपए गांव में एक महीने का फिक्स्ड बिजली का चार्ज होता था। आज क्या रेट है? 6 रुपए यूनिट। 250 यूनिट से ज्यादा गांव में जो खर्च कर रहे हैं उनको 6 रुपए यूनिट बिजली देना पड़ा। ये क्यों? किसकी जेब में पैसा जा रहा है भैया? ये पैसा जा रहा है पीयूष गोयल जी के मित्रों की जेब में, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी जब बिजली ठेका आवंटित हो रहा था। नाम ले लूं संजय चौधरी जी, टोरंटो कंपनी का नाम ले लूं। ये जो खेल आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं कि बिजली सरप्लस में हो गई, अरे सस्ते दामों में दीजिए ना, 5 रुपए यूनिट बिजली दीजिए। हर बार बिजली बढ़ाने का खेल करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता परिषद ने, बिजली विभाग के उपभोक्ता परिषद ने आंदोलन नहीं किया होता, हड़ताल की धमकी नहीं दी होती, अब तक तो आप बिजली 10 रुपए पहुंचा देते। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग में 55.1% बजट खर्च कर पाए पिछले बजट में, और आज स्थिति उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या है? चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, चले जाइए पीजीआई में, आपको बेड तक नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। जैसा दीपक रंजन जी कह रहे थे कि पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला, मेरे पास तो रोज ऐसे कई हित मित्र के फोन आते हैं एडमिशन कराने के लिए, भटक रहे हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी मानस जी आपको बताया था हमने कि ल्यूकीमिया के पेशेंट को आपके पीजीआई में एडमिशन नहीं मिला, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी जमीन बेचकर इलाज कराने को मजबूर है। तमाम कैंसर के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के पेशेंट है, उनको इलाज आपके अस्पतालों में नहीं मिल रहा है। आपके मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के बाहर प्राइवेट दलाल खड़े हैं एम्बुलेंस लेके, जिस पर अपने मरीज को बचाने के लिए घर वालों को कहीं से भी कर्ज लेकर, खेत बेचकर, घर बेचकर उनको इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा है। ये आपके स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक हालत है। मैं एक और आंकड़ा दे दूं मानस जी, पिछली बार इन्होंने ग्राम विकास में 50.1% बजट खर्च किया है, पंचायती राज में 52.8% बजट खर्च किया है, माध्यमिक शिक्षा में 66% बजट खर्च किया है, उच्च शिक्षा में 64.6% बजट खर्च किया है। पिछड़ा, बड़ा पिछड़ा करते हैं, पिछड़ा कल्याण में महज 11% बजट इन्होंने खर्च किया है। ये इस सरकार के आंकड़ों की हकीकत। चलिए के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार जवाब लेता हूं संजय चौधरी जी से। देखिए, बहुत सारे आंकड़े उमाशंकर जी ने आपके सामने रख दिए, यानी कटघरे में तो आपको खड़ा ही कर रहे हैं ना विपक्ष, तो गलत क्या कर रहा है? पुराना पैसा खर्च नहीं हुआ और नया जो है वो आपने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। मुझको लगता है कि कांग्रेस के मित्र मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार बिजली के दर कब बढ़े थे, बता दीजिए आप। मुझे केवल आप प्रभु इतना बता दीजिए, नहीं, ये सारे सुन लीजिए, ये प्रिंसिपल मत बनिए। आपका प्रवचन मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। आप बताइए, बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में बिजली की दर कब बढ़ी, आप बता दीजिए। अब आप मुझे
इसका काउंटर क्वेश्चन। नहीं सुनिए, भागिए नहीं प्लीज सुनिए। हाँ, अब मुझे आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में सबसे महंगी बिजली क्यों दे रही है जब 5 साल में बढ़े? महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। आप उठा के देख लीजिए आंकड़े, मानव जी चेक कर लीजिए, ये आंकड़े आप चेक करिए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर का न बढ़ना ये बताता है कि हमने बिजली के दर को नियंत्रित रखा। बात नंबर 2, किसानों की बात कर रहे हैं। 8 रुपए सबसे सस्ता बिजली है। अरे 8 रुपए यूनिट बिजली है। पूर्ववर्ती सरकार में 4 रुपए 90 पैसे रेट था। आप रेट बता नहीं पा रहे हो। ये इनको लगा गैस सिलेंडर की बात, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश में नहीं, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली का दाम ग्रामीण में क्या है और शहरी में क्या है, बता दीजिए। आप हमें बताइए ना, आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ 8.5 रुपए, अधिभार जोड़ के 8.5 रुपए है। अब एक चीज बता रहे हैं, सुनिए। और ग्रामीण सिंचाई की बात सुनिए, ग्रामीण सिंचाई की बात सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो भी बोरिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार सब्सिडी के साथ सोलर पैनल से इलेक्ट्रिक के बजाय सोलर पहले बिजली पर रही है, प्रति यूनिट बिजली पर आइए। पहले सिंचाई के साधन फ्री में कर रही है, बिना पैसे। मैं आपको उसकी भी हकीकत बताता हूँ, सुन लीजिए। सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, उत्तर प्रदेश में मिल रही है। जाकर तो देखिए, आप जमीन पे उतरते नहीं। आप जमीन पर है, सुन लीजिए। रेट कम बढ़ा आपको मालूम नहीं, आप जमीन पर जाएंगे। रेट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, रेट का बड़ा पूरा आंकड़ा देता हूँ आपको, पूरा आंकड़ा सुन लीजिए, मैं आंकड़े देता हूँ, सुन लीजिए। रेट कब बढ़ाया, मैं पूरे आंकड़े देता हूँ आपको। समाजवादी पार्टी के समय का ही बिजली का स्ट्रक्चर आज उत्तर प्रदेश में लागू है। 5 साल में एक बार भी उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं बढ़ा है। इसको संशोधित झूठ बोल रहे हैं। जब आप सुनिए, श्रीकांत शर्मा जी ने, आप उस डेट को बताइए अगर आपके पास। सुन तो लीजिए प्रभु, ये सब क्या आप, अरे सुन तो लीजिए, गलत झूठी बात को चैनल पर रखने की कोशिश आप कर रहे हैं ना। आप डेट बता दीजिए मुझे, किस डेट में 5 सालों में बिजली का बिल बढ़ा। डेट भी निकल जाएगा। श्रीकांत शर्मा जी ने 4 बार बिजली के बिल बढ़ाए। सुन लीजिए, 5 साल में आपके राज्य विद्युत अच्छा, सपा सरकार में कितने रुपए यूनिट बिजली था? बताइए ना। बढ़ा हुआ था उन्हीं के साथ। आप कैसी बात कर रहे हैं? 4.5 रुपए यूनिट बिजली था, आज कितने में मिल रहा है? 8 रुपए। ये किसने बढ़ा दिया? भगवान ने बढ़ा दिया। कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं? 4.5 रुपए था सपा सरकार में, कैसी बात करें? 4 रुपए 90 पैसे मैक्सिमम रेट था सपा सरकार में, आज 8 रुपए है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, चेक कर लीजिए। अरे हम लोग बिजली का बिल भरते हैं, जिम्मेदारी के साथ चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपकी जिम्मेदारी ही तो नहीं लेते, आप जिम्मेदारी ही तो नहीं लेते। अब गैस सिलेंडर की बात कर दूंगा तो आप कहते हैं कि हम सबसे सस्ता दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल की बात कर लो, हर बात में आप भाग जाओगे ऐसे झूठ बोल के। अरे मेरे भाई पांडे जी, आप तो राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में 10 रुपया पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा है। आप राजस्थान जाइए, आप राजस्थान जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बिजली का रेट क्या है। और ना हो ड्यूटी कौन लगाता है डीजल पेट्रोल पे? अरे सुनिए तो प्रभु, के बिलों पे दर की तय कर लीजिए। अरे प्रभु जरा सुन लीजिए। हाँ नहीं, आप बहुत सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? राजस्थान में, हिमाचल में। ये झूठ चिल्ला के सच नहीं। ये एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है डीजल पेट्रोल पे? एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? जब हम अरे कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी? कौन लगाता है डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी? कौन लगाता है? मोदी जी लगाते हैं। तो आप मोदी जी लगाते हैं। नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। आप कमजोरी एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? अरे कैसे एक्साइज ड्यूटी? माने जी से पूछिए, ये कैसे झूठ बोल के भाग नहीं सकते? झूठ बोल के भाग नहीं सकते। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगा? डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी
कौन लगाएगा? कम किसने? हम तो 3.5 रुपए। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। अभी सुन लीजिए, जनता तक आवाज जानी चाहिए। सुन लीजिए एक मिनट। मानस जी को चुप कराइए, कुछ चढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। अरे सुनो प्रभु, सुनो, अरे सुन लो भाई, क्या ये तरीका है? सुन तो लीजिए, अरे सुनिए। के बाद 5 रुपए का रेट बढ़ाने वाले कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। अरे ये चिल्ला के आप सच नहीं झुकला सकते। ये स्मृति ईरानी जो ड्रामेबाजी करती थी, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों करती थी? अरे सुनो प्रभु, अरे क्या है यार, ये क्या तरीका है? ये प्रमोद उत्तर प्रदेश के साथ कंपेयर करके देखे ना। चिल्ला के सच को दबा नहीं सकते, चिल्ला के सच को दबा नहीं सकते। एक मिनट मानस जी, मानस जी मुझे एक मिनट चाहिए। मानस जी मुझे एक मिनट चाहिए। जनता को क्या इन्होंने, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। पहली बात तो हिमाचल का सुन लीजिए, हिमाचल का रेट इसलिए बढ़ाना पड़ा, बैट बढ़ाना पड़ा। सुन तो लीजिए, अरे सुनिए प्रभु, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी 80,000 करोड़ का कर्ज लाद के गए थे हिमाचल सरकार पर। और सुनिए, ये देखिए, और आरोप लगाएंगे। अरे क्या प्रभु, एक मिनट मुझे, ये हंस के आरोप भाजपा पे लगाएंगे। तो ये स्मृति ईरानी, सुनिए क्या तरीका है? बात नहीं आने दे रहा हो, ये क्या तरीका है? हिमाचल, अरे बदतमीजी मत करो, सुनो पहले, चिल्ला के तुम सब दबाओगे। आपने रेट बढ़ाया है, महंगाई अरे बढ़ाई सुनो, है। पहले सुनो, बेशर्मियत मत करो, संजय चौधरी बेशर्मियत मत करो, पहले मेरी बात आने दीजिए। मानस जी को रोकिए, मेरी आवाज सुनो पहले। जवाब दीजिए ना आप। मैं देखो क्या तरीका है, बदतमीजी कर रहे हो, बोल पाओगे तुम अभी? अरे सुनो, पहले बेशर्मी ना करो संजय चौधरी, सुन लो पहले मुझे जवाब। मानस जी मुझे रख रहे हो, महंगाई की बात करते हो और जीतने के बाद महंगाई बढ़ा देते हो यार। कैसी पार्टी है तुम्हारी? महंगाई की बात करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। मानस जी ऐसे ही बोलते रहेंगे, मैं अभी बदतमीजी पे उतर आऊंगा, तमीज भूल जाओगे तो पहले मुझे बोलने दो। मानस जी मुझे बोलने दीजिए। आप दोनों ही मानस जी 40 मिनट तक हम क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुनने आए हैं? मंच दिए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं मानस जी 40 मिनट से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुनने के लिए बैठा हूँ। नहीं मानस जी, मैं 40 मिनट से बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मंच थोड़ी ना है जहाँ पे संजय चौधरी शुरू हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखिए। आप लोग बड़े सीनियर प्रवक्ता है, आप लोग का बड़ा सम्मान है, क्यों इस तरीके की बातें आप करके? प्रमोद गोस्वामी, मानस जी मैं 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई डिबेट में? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को आपने सुना, कांग्रेस के आरोप भी सुने, बहुत लंबे समय से आप विधानसभा को प्रमोद गोस्वामी जी अग्रवाल साहब को बोल लीजिए, वो अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए। बोलिए पहले सर, गोस्वामी साहब पहले आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। आपकी ओपिनियन बड़ी जरूरी है हमारे लिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है, और हम लोग आज के वर्षों से आप बोलिए सर, उसके बाद मैं बोलूंगा। हम आपसे जानना चाहते हैं, चौधरी को समय मत दीजिएगा, पहले मैं बोल लूँ। राजा साहब लेट आए हैं, राजा साहब आराम से आए हैं। वैसे भी आया, आपको क्या लगता है कि उसकी वास्तव में जरूरत थी? जैसा कि विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि बेवजह लाया गया, पुराना पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई काम हुआ नहीं। क्या फायदा होगा अनुपूरक बजट जो आज पेश हुआ, और क्या वास्तव में इसकी जरूरत थी अभी आने की? आप पुराना पैसा खर्च कर लेते उसके बाद इसको लाते? नहीं मानस जी, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अनुपूरक बजट पहली बार लेके आ रही है, ये कोई नया है। हमेशा हर गवर्नमेंट, चाहे किसी की भी, कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, ये अनुपूरक बजट आते रहते हैं। हाँ, विपक्ष का ये बात अपनी जगह पर वाजिब है कि जो पिछला बजट आपने लिया था उसका पैसा जब आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इतना प्रोविजन करके क्यों आप उसको स्वीकृत करा लेते हैं।
और उसको आप पूरा बजट में जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, उससे प्रोजेक्ट कास्ट भी बढ़ती है और नुकसान भी होता है। ये विपक्ष का आरोप अपनी जगह पर वाजिब है। लेकिन जहां तक अनुपूरक बजट लाने की बात से बहुत से ऐसे मद होते हैं और बहुत सी ऐसी, ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब उसमें से चेक काटिए और निकाल दिया जाए, उसकी एक प्रक्रिया है। इसलिए आगे की व्यवस्थाओं को, आगे के प्रोजेक्ट को जो सरकार, कोई भी सरकार हो जो बनाती है या विचार करती है या आगे संभावित होते हैं, भले ही वो घोषित करें अथवा न करें, वो अपने समय से करें या जो पाइपलाइन में होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी सरकारें लाती रही हैं। तो ये तो खैर कोई आलोचना का या कोई मुद्दा विशेष नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, सभी सरकारों ने किया है। हाँ, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जो पिछला बजट लिया था उसका हिसाब मांगे, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो उन जो उसने अनुपूरक बजट लिया था उस पैसे का कितना खर्च हुआ, कितना उसका निष्पादन हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये बात अपनी जगह, विपक्ष की भी मांग अपनी जगह वाजिब है और सरकार की भी। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि आलोचना का कोई बहुत ज्यादा कोई विषय है मेरी नजर में। जहां तक मेरा अपना छोटा सा अनुभव है उसमें ये सारी चीजें होती रही विपक्षी। लेकिन मानस जी, अब दिक्कत एक चीज ये हो गई है, सबसे बड़ी ये दुर्भाग्य है, विडंबना है, कुछ भी कह लीजिए, कि एक दौर वो भी था जो हमने देखा है, उमाशंकर जी भी जानते हैं, संजय जी भी जानते हैं, वो दौर कि जिसमें विपक्ष भी सकारात्मक आलोचना भी करती थी और सरकार उस सुझाव को, उसकी आलोचना को सरकार भी सदा सहता से लेती थी। अब सरकार भी विपक्ष की बातों को वो बिल्कुल वेटेज नहीं देती है, या उसको सही भी होती है उसको स्वीकार नहीं करती है और उसको खारिज कर देती है। और सरकार भी जो है वो अपने हिसाब से, अपनी वोट बैंक के हिसाब से, ये जो पिछले 2.5 दशकों में, जो मुझे छोटी सी समझ है, पिछले 2.5 दशकों में सरकारों की मनोस्थिति ये हो गई है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कैसे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आम लोगों के लिहाज से बेहतर होगा, जिसमें समग्र रूप से सबका होगा। अब जितने भी बजट हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं वोट बैंक पर आधारित होकर निर्धारित होती हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और उसी आधार पर विपक्ष फिर उसकी आलोचना भी करता है और करना चाहिए। अब ये पावर प्रोजेक्ट की जिस पर अभी उमाशंकर जी और संजय जी में इतनी नोकझोंक हुई, ये बात अपनी जगह पर ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो जो पिछली सरकारें थी उससे ज्यादा बिजली की व्यवस्था तो बेहतर है। इसमें तो मतलब जो पहले किल्लत रहती थी वो नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये भी, या अखिलेश जी ने जो बात कही कि ये बताइए कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए थे या हमारे बाद कितने प्रोजेक्ट लगे, वो प्रोजेक्ट कोई नहीं लगा। ये बात भी सच है। और ये बात भी सच है कि अखिलेश जी के शासनकाल में जो बिजली की दर थी वो कम थी, अब ज्यादा बढ़ गई है। तो ये भी है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। लेकिन वही सरकार ने उन बिजली व्यवस्थाओं को करने के लिए, चूंकि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के पास केंद्र सरकार का भी सहयोग है, तो एनटीपीसी से जब भी कोई जरूरत पड़ती है, त्योहार होते हैं या ना भी गर्मी हो, तो वो वहां से उनको मिल जाती है। और वो स्वाभाविक है कि वो महंगी मिलती है तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं लेकिन जनता को जो है बिजली की आपूर्ति हो जाती है। इसमें जो किल्लत होती थी उस किल्लत का तो समाधान हुआ है, इसको विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब वो नीयत भी नहीं रह गई है। जब सरकार नहीं मानती तो विपक्ष भी क्यों माने, तो विपक्ष भी फिर भोले ढंग से उसकी आलोचना करती है। तो ये बात, लेकिन सरकार ने इधर सोलर पर पिछले 5-6 वर्षों में जो सोलर पावर है इसके ऊपर उसने बहुत काम किया। उससे भी जो डिमांड थी या जो बर्डन था बिजली विभाग के ऊपर, वो कहीं किसी हद तक कम हुआ। ये उन्होंने एक रेमेडी निकाली, लेकिन नए प्रोजेक्ट कोई नहीं लगे। जो विपक्ष हमेशा इस बात की आलोचना कर रहा है कि इतने दिन हो गए, नहीं लगे हैं। अच्छा, बिजली विभाग का हाल जो है वो सर्वविदित है, वो सफेद हाथी के रूप में जाना जाता रहा है। आज भी उसमें कोई बहुत आमूलचूल सुधार तो हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आलोचनाएं अभी भी होती रहती हैं, अभी भी सब अखबार रंगे पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात आती है, तो अगर स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो
मतलब कुछ ना कुछ तो पिछली सरकारों की तुलना में अगर देखें तो अब जो पहले 1 रुपए का पर्चा था अब वो 100 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का हो गया है। जो आम आदमी के लिए था वो बढ़ा है। मेडिकल कॉलेज की बात जहां तक, अभी जैसा संजय जी ने कहा कि पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने डॉक्टर तैयार किए जाते थे, ये बात सही है कि मेडिकल कॉलेज बहुत बने और जो एक योजना है उनकी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो वो चले। लेकिन स्थिति ये है कि वो मेडिकल कॉलेज अभी सुचारू रूप से न तो वहाँ डॉक्टर है, न वहाँ व्यवस्थाएं हैं, न वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, न वो एक्सपर्ट है। ये प्रॉब्लम्स हैं, विपक्ष उसकी आलोचना करता है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन ये सारी चीजें और हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मक ना तो आलोचना हो रही है और ना ही सरकार सकारात्मक रूप से विपक्ष को लेने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कि हमको सत्ता किन उपकरणों से, किन कारणों से और साम दाम दंड भेद कैसे मिल सकती है, ये किसी एक दल के लिए नहीं कह सकते, ये सभी दलों की मनोवृत्ति बनी हुई है। तो वो चाहे जात के आधार पर, चाहे दूसरा सवाल आपसे, प्रमोद जी दूसरा सवाल भी आपसे मिले लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं रोहित अग्रवाल जी के पास भी जाऊंगा। हालांकि इस बीच में जानकारी दे दूं, क्योंकि बड़ी लंबी लोग नोकझोंक हुई, तो मैंने व्हाट्सएप पे अवधेश वर्मा जी जो राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, उनसे मैंने मैसेज के जरिए पूछा कि आखिरी बार बिजली की दरें यूपी में कब बढ़ी थी, तो उनका जवाब आया करीब 4.5 साल पहले। उसके बाद दरें नहीं बढ़ी, यानी 4.5 साल पहले बढ़ी थी। हाँ, और 18-19 में बढ़ी थी। 2 बार लोकसभा चुनाव से पहले 18-19 में बढ़ी थी। तो 2 बार ये प्रयास किया। देखिए पूरी जानकारी ले लीजिए। 2 बार पावर का संजय भाई तो पिछले 3 डिबेट से परेशान है हमसे, गलत तथ्यों पे इनका वीडियो बनाना पड़ता है। किया गया कि बिजली उसको रिफ्यूज कर दिया। पूरी बात मेरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, इनसे कहिए माफी मांगे। उमाशंकर जी, अरे ये तीसरा डिबेट होगा जिसमें संजय चौधरी जी ने गलत तथ्य पेश किए हैं। अरे ये कंटिन्यूएशन में तीसरा डिबेट है। उमाशंकर जी, जब डिबेट हो जाए मंगवा लीजिएगा माफी, आपका अधिकार है। नहीं, हमारा अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो माफी मांगने में एक्सपर्ट है। आजादी की लड़ाई में माफी मांगते थे भाई। आप ये लोग माफी मांगने वाले माफी मंगवाइए। अब जनता इनको माफ नहीं, अब जनता इनको साफ करेगी, अब जनता इनको माफ नहीं साफ करेगी। बढ़ाने वाले अरे उमा शंकर भाई, अब जनता इनको माफ नहीं साफ करने जा रही है। 24 में लोग साफ होने जा रहे हैं। अब माफी छोड़िए, अब जनता इनको माफ नहीं साफ करेगी और ये लोग साफ होने जा रहे हैं। रोहित अगर जीतने के बाद हिमाचल की जनता को 4 रुपया बढ़ाकर रेट लेते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम महंगाई कम कर रहे हैं। अरे रहोगे उत्तर प्रदेश में चिंता करोगे हिमाचल की, गजब हो भैया। सरकार उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश के चिंता हिमाचल की है, गजब है भैया। आपको पूरा मौका दिया होगा संजय जी, आपको पूरा मौका दिया, अपने गेस्ट का समय काट के आप लोग को दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे लगा कि एक जानकारी होनी चाहिए। 4.5 साल पहले रेट बढ़ा बिजली का, उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने 2 बार ये प्रयास किया कि 18 से 20% बिजली की दरें बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें इसलिए लेकिन लगा रहा हूं कि दोनों बार सरकार ने उस प्रस्ताव को रिफ्यूज किया, यानी 2 बार बिजली की दरें बढ़ाने से रोका गया। सुनिए, उसके बाद थोड़े से गलत है मानस जी, आपके फैक्ट गलत हैं। प्रस्ताव दिया था सरकार द्वारा ही, प्रस्ताव दिया था, केंद्र में भेजा गया था प्रस्ताव, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था बिजली की रेट बढ़ाने के लिए। सरकार द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, स्वीकृति करके प्रस्ताव भेजा गया था। इसको केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र का सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली थी। केंद्र सरकार ने 2022 में भी प्रस्ताव भेजा था 11% की रेट बढ़ाने। उसमें उपभोक्ता परिषद ने, सुनिए,
वो तो 2 बार प्रस्ताव वापस किया गया, उसमें उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उसने ये कहा था कि जो सरचार्ज गलत तरीके से वसूला गया वो सरचार्ज उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। लिहाजा सरकार को बैकफुट करना पड़ा, उस दरों को रोकना पड़ा, और उसके बाद आपको याद होगा आपके भी बिजली के बिलों में कुछ पैसा माइनस होकर के आता रहा होगा लंबे समय तक। डबल सरचार्ज सरकार ने लिया था, उसमें से एक सरचार्ज वापस हुआ, दूसरे सरचार्ज की वापसी की लड़ाई अभी भी उपभोक्ता परिषद लड़ रहा है। ये पूरी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। चलिए अब रोहित अग्रवाल जी आपके पास जाते हैं, वरना रोहित अग्रवाल जी नाराज हो जाएंगे कि मुझे 1 मिनट भी समय नहीं दिया। तो रोहित अग्रवाल जी मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखिए। देखिए संजय चौधरी जी को भी सुना, दीपक रंजन जी, उमा शंकर जी, प्रमोद जी सभी हमारे साथ थे। आज हम चर्चा देखिए इस बात की करते हैं रोहित अग्रवाल जी कि सरकार कोई अनुपूरक बजट ला रही है, उसके दिमाग में सरकार है वो संचालित कर रही है, तमाम योजनाएं उसके दिमाग में है। अयोध्या में आपको पता ही है कि अगले वर्ष वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। जाहिर सी बात है धार्मिक क्षेत्र के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, किसानों के लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया गया, खासतौर से गन्ना किसानों के लिए, बिजली के लिए कुछ व्यवस्था की गई। आखिर अगर सरकार व्यवस्था करे तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है कि हर चीज में उसका राजनीतिकरण किया जाए, हर बार हंगामा किया जाए, हर बार झंडा बैनर लेके पहुंच जाए, ये कितना उचित है? नहीं, ठीक बात है। झंडा बैनर पे तो राजा लोगों ने जो है रोक लगा दी है। अब विधानसभा में झंडा बैनर आप ले आ ही नहीं सकते, क्योंकि झंडा बैनर पे तो राजा साहब ने रोक लगा दी। राजा साहब का आदेश आया है कि भाई अब दरबार के अंदर कोई झंडा बैनर नहीं लेके आएगा, तो झंडा बैनर तो वैसे भी अब नहीं ले आ सकते। देखिए ये जो राजशाही है ये खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष है ये भी चुनी हुई व्यवस्था है। विपक्ष भी कोई आसमान से नहीं टपका है, इसको भी वोट मिले हैं और इसको भी जनता ने चुन के भेजा है। जहां पे आप नहीं जीत पाए हैं वहां पे जनता ने विपक्ष को मत दिया है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, और हम भी जनता की ही आवाज हैं, और जनता की आवाज को सुनना सरकार का फर्ज होता है। इस तरीके के नियम निकालना, विपक्ष भी देश प्रेमी है, आपकी तरह हम माफी वीर लोग नहीं हैं जो हर जगह माफी मांगना शुरू कर देते थे। आजादी की लड़ाई में भी माफी मांगी किस तरीके से आप लोगों ने, सबने देखा है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि विपक्ष जो भी कह रहा है उस बात को गहनता से लीजिए, और उसको वो जनता की आवाज है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र से वो अपनी जनता की समस्या को लेके आते हैं जो विधानसभा में उठाना चाहते हैं। अगर आप नहीं सुनते हैं तो उनको बैनर पोस्टर के माध्यम से मीडिया को दिखाते हैं, मीडिया के माध्यम से कम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर आप वहां झगड़ा करने लगते हैं। अब आप बताइए कि इनके मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं वहां सदन के अंदर विपक्ष के एक बड़े नेता के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ। अरे भाई, मतलब नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव जी, कम से कम उनका तो सम्मान करिए। आप पता नहीं कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं। आपको लगता है हम राजतंत्र हैं, राजा साहब के सामने जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज कुचल दी जाएगी। ये गलत बात है। इस तरीके की पदपाठी नहीं आपको डालनी चाहिए। ये सवाल जो मैं आप एक बात समझ में नहीं आती, कल भी मैं चर्चा कर रहा था। देखिए जब सदन आहूत किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी कार्य मंत्रणा समिति बनती है, सब लोग उस पर रजामंदी आप सब लोग देते हैं, इसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं। बेवजह फिर सरकार ने बहुत कम दिन का बुलाया, सरकार नहीं करे, आप भी तो उस वक्त आपने क्यों नहीं विरोध किया? उस वक्त तो आपने सबने ठीक है 5 दिन का होना चाहिए। कम दिनों का सदन नहीं बुलाया जाता है, कम दिनों का सदन नहीं बुलाया जाता, सदन पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता है। कम दिनों का सदन नहीं बुलाया जाता है, अपना काम निपटा के सरकार सदन को बर्खास्त करके निकल जाती है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो सदन का पीरियड है वो पूर्ण होता है, परंतु सरकार उसमें पहले ही खाली अपनी मतलब की बात करती है और निकल जाती है। नेता को क्यों नहीं बोलते हैं कि वहां पर विरोध करे? तब तो सरकार के साथ बंद कमरे में बैठ करके आप वही तो कर रहे हैं। अरे भाई वही तो कर रहे हैं, वो विरोध कर तो रहे हैं, वही विरोध पे तो आप चर्चा कर रहे हो। भाई हम लोग यही विरोध तो कर रहे हैं कि भैया बताओ कि आपने कितने बिजली के प्लांट लगाए। अब जब बिजली प्लांट पूछते हैं तो कहते हैं सोलर से बिजली जनरेट कर दी। इनसे अस्पताल की स्थिति पूछो तो ये कहते हैं पता नहीं अब डेंगू आ गया तो हम क्या करें। अब आप बताइए, देखिए बड़ा पीड़ा होती है ये कहते हुए कि सांसद का बेटे की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक आम आदमी की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी सांसद की हो। ये भी एक शर्मनाक तथ्य है कि हम ये कह रहे हैं कि सांसद की ज्यादा सुनवाई होनी चाहिए, विधायक की ज्यादा सुनवाई होती है हमारे सिस्टम के अंदर। ये भी एक तथ्य है, सत्य है ये। उसके बावजूद अगर उसकी भी सुनवाई इनकी सरकार में नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आम जनता की क्या स्थिति होगी। गरीब जनता तो
कुचली जा रही है इनकी सरकार के अंदर। किसकी आवाज सुन रहे हो? युवाओं को अग्निवीर बना दिया आपने, सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लेके आ गए आप मतलब ठेका प्रथा के ऊपर आप वो चलाना चाहते हो सरकार को। आप नौकरियां नहीं निकालते हो। संविदा के अंदर आपने कितने लोगों को भर्ती कर रखा है? क्यों भर्ती करते हो भैया आप संविदा के अंदर? आप क्यों नहीं भर्ती निकालते हो और आप लोगों को रेगुलर रोजगार देने का काम करते हो? आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो। आप बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। आपके पास सिर्फ ढोल पीटने का काम है। सिर्फ ढोल पीट पीट के आप ऐसी बातें करते हो जैसे आपने पता नहीं कितना बड़ा विकास का कार्य कर दिया हो। सदन के अंदर आप झगड़ा करते हो विपक्ष के साथ। मतलब ये पदपाठी होनी चाहिए अपनी सरकार की। हम अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, मैं अपनी सरकार से नहीं बात करूंगा तो किससे बात करूंगा? संजय चौधरी सरकारी प्रतिनिधि है, संजय चौधरी जाए बोले ठीक है सदन में नहीं जवाब दिया मैं जवाब दूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम इन्होंने माना तो कि सदन में नहीं जवाब दिया, मैं जवाब दूंगा। मेरे भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद निरंतर इस तरीके के तथ्यों को पेश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मानस जी मेरी बात सुनिए। मानस जी मुझे प्लीज मुझे देखिए 40-45 मिनट बाद बोलने का मौका दिया आपने, मुझे बोलने दीजिए। हमारे विधायक हैं अजय कुमार जी छपरौली से। संजय चौधरी जी ने लिया, मैंने नहीं लिया, मुझे दोष मत दीजिएगा। नहीं, संजय भाई का पूरा हक है भैया, राजा साहब हैं, इनसे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेट आते हैं और ज्यादा टाइम लेके चले जाते हैं, तो संजय भाई से तो हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई। ये तो जब सपा प्रवक्ता बोल चुके थे तब आए थे राजा साहब, आराम से नींद खुली होगी तो आए होंगे, डिबेट है। तो देखिए एक स्थिति है संजय भाई, कम से कम अब तो मानस भाई ने भी मान लिया कि आपने ज्यादा समय लिया है, अब मुझे तो बोल लेने दो कम से कम। देखिए हमारे विधायक हैं अजय कुमार जी, छपरौली के विधायक हैं। आप 3 इंडिया गठबंधन के हैं, वो अकेले लड़ रही हुई तो समझिए। चलिए आपने माना तो टीम इंडिया गठबंधन तथास्थ है। चलिए संजय भाई ये भी तथ्य अच्छा है कि आपने माना कि टीम इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से एक साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। तो देखिए एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि अजय कुमार जी हमारे छपरौली के विधायक हैं। उन्होंने सदन के अंदर, उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा था कि कितने घंटे बिजली देते हो। सरकार के मंत्री ने उसका जवाब दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे कुछ मिनट और अर्बन क्षेत्र में 16 घंटे कुछ मिनट और शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे के आसपास बिजली देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये 24 घंटे का दावा करने वाले ये विधानसभा के अंदर ये जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? लिखा पढ़ी में जो विधायक सवाल लगाते हैं उसके अंदर जवाब दिया था करीब, मुझे लगता है जनवरी या दिसंबर महीने के वाले सत्र के अंदर उन्होंने ये सवाल सरकार से पूछा था और ये सरकार का ही जवाब है। तो आप ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर सिर्फ झूठ पे राजनीति करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर राजनीति करना चाहती है और ऐसी स्थिति में जनता पिसती चली जा रही है। संजय जी प्लीज जवाब दे दीजिए जल्दी से, मुझे डिबेट क्लोज करनी, समय पूरा हो गया। देखिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बात करने वाले आज उनके पक्ष में तर्क जुटा रहे हैं। भारत के इतिहास में केवल एक बार लोकतंत्र खंडित हुआ और वो उन्हीं के साथ खंडित हुआ रोहित जी, जिनके साथ में आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत में केवल एक घटना है जब लोकतंत्र खंडित हुआ, आपातकाल लगा, आप उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लोकतंत्र तब खंडित हुआ जब महात्मा गांधी को आपके आकाओं ने गोली मारी, जब आपने पहली बार आतंकवाद फैलाया, पहला लोकतंत्र तब खंडित हुआ। जब महात्मा गांधी बहुत शुक्रिया और उमाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपक रंजन जी भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी चर्चा में भागीदारी कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में जो हंगामा देखने को मिला, लगभग वैसा ही हंगामा हमारी डिबेट में भी लगभग वो उसी तरीके का दृश्य हो गया। तो बात हम लोग कर रहे थे आज विधानसभा के अनुपूरक बजट की, उस विधानसभा के भीतर चल रहे हंगामे की। दरअसल सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए, इसलिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब सवाल पूछे, आंकड़े देने की बारी आई तो निश्चित तौर पर तकरार जैसी स्थिति पैदा होगी। एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हुए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तकरार दोनों तरफ से हुई। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन निश्चित तौर पर जब हर चीज में सियासत होती है, हर बात में सियासत होती है, तो विपक्ष के लिए आज का अनुपूरक बजट भी एक मुद्दा था। उसने सरकार पर हमला करने का मौका भी नहीं छोड़ा। चलिए आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।